प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि संचार माध्यम के कितने प्रकार हैं और फिर देखा हमने निर्देशित संचार माध्यम के कितने प्रकार हैं। इस क्रम में हमने देखा था कि विवर्तित तारें देखी थी, फिर आपने उसमें परिरक्षित अपरिरक्षित तारें देखी थी। अब यहाँ पे बारी है कि हम समझें कि दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा रिकैप, पिछले भाग में हमने देखा विवर्तित युग्म तार जिसे TPW कहा गया, जिसमें दो प्रकार की तारें धनात्मक और ऋणात्मक तारें थी जो क्रमशः धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को ले जाते थे। ये धनात्मक मान और ऋणात्मक मान क्रमशः सिग्नल के ही एक प्रकार हुआ करते थे, जहाँ पे विवर्तित शब्द का मतलब था आपस में ऐठी हुई। तो इस प्रकार इसको एक नाम दे दिया गया TPW, जहाँ पर ट्विस्टेड पेयर वायर इसका फुल फॉर्म था। वहीं पे हमने STP देखा जिसका मतलब था शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, और फिर इसी क्रम में हमने देखा UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। तो आज हम लोग देखेंगे कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो कुछ अंतर ऐसे हैं जिनको थ्योरी के रूप में यहाँ पे नोट नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग व्याख्या करते हुए समझेंगे। जैसे UTP का पूरा नाम है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, और वहीं पर STP का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। UTP में केबल में जो डेटा रेट है वो काफ़ी स्लो होता है। डेटा रेट का मतलब है जब हम डेटा का संचरण करते हैं तो उसकी जो गति होती है या स्पीड जो होती है MBPS में जो नापते हैं, तो ये क्या है, बहुत स्लो होती है, जबकि STP में काफ़ी फास्ट होती है। यहाँ पे अंग्रेजी के फास्ट को हिंदी में फास्ट लिखा गया है, आप इसे तीव्र भी लिख सकते हैं, तीव्र होती है। UTP केबल STP की अपेक्षा थोड़ा सस्ती होती है। आपकी UTP जो केबल है, UTP केबल से अगर आप लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बच्चों ये है, एक बार आपको चित्र भी दिखा देते हैं। ये आपकी क्या है, UTP केबल। ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन वहीं पे STP केबल क्या है, थोड़ी महंगी पड़ती है। तो STP के बारे में कहा गया कि ये केबल थोड़ी सी महंगी है। और UTP अगर केबल कहीं लगा दी जाए, जैसे कि हम लोग बहुत सारे संस्थानों में कैमरे और आवाज़ को, वीडियो और ऑडियो को अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है, को कैप्चर करने के लिए, ग्रहण करने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि STP में मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। बार बार हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं पर इसकी शील्ड ब्रेक तो नहीं हो गई है और कहीं पर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ये इंटरफेरेंस अर्थात चुंबकीय व्यतिकरण है। UTP केबल में नॉइज़ ज़्यादा होती है। अब नॉइज़ के ज़्यादा होने का एक कारण क्या हो सकता है, मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ आपको, आप अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों चित्रों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों पे जैकेट वाली बात है, अर्थात प्लास्टिक कवच या इंसुलेटर कवच, जो इस प्रकार के नॉइज़ को जनरेट होने से रोकता है। वहीं STP में नॉइज़ कम होता है एज कंपेरेटिव टू UTP, और UTP और STP की तुलना में अटेन्युएशन अधिक होता है और STP में अटेन्युएशन कम होता है। अब यहाँ पे एक बच्चों शब्द आया अटेन्युएशन, ये आपको आपकी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। अटेन्युएशन एक वह ऐसी क्रिया है जब सिग्नल समय के साथ जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सिग्नल की जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसको ये क्रिया आपकी अटेन्युएशन के अंतर्गत आती है। सिग्नल की तीव्रता का धीरे धीरे कम हो जाना अटेन्युएशन कहलाता है। तो इसके लिए ये मटेरियल पर भी निर्भर करता है, माध्यम पे भी निर्भर करता है, और किस प्रकार के विद्युत मान प्रवाहित किए जा रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो देखना है अंतर के बाद, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कोएक्सियल वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं समाक्षतार। समाक्षतार में भी क्या है, दो चालक होते हैं। तो एक चालक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक तार और दूसरे चालक को बोलते हैं द्वितीयक तार। प्राथमिक तार आप जिसे देख रहे हैं ये आपकी प्राथमिक तार है, तो ये प्राथमिक तार है, तो अगर प्राथमिक तार है तो द्वितीयक तार भी होगी। तो इसी क्रम में जिस प्राथमिक तार को हम लोग आंतरिक तार भी कहते हैं। प्राथमिक तार मुख्यतः तो कॉपर से निर्मित होती है। अब इस प्राथमिक तार के ऊपर बहुत मोटी कुचालक की परत चढ़ी होती है, परत भी कह सकते हैं, परत भी कह सकते हैं। तो इस प्राथमिक तार के ऊपर बहुत मोटी कुचालक या इंसुलेटर की परत चढ़ी होती है। वही कारण है क्यों चढ़ी होती है, क्योंकि इससे विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रभाव को कम किया जा सके। इस इंसुलेटर के ऊपर फिर एक बार जालीदार द्वितीयक तार चढ़ी होती है। द्वितीयक तार
को हम लोग बाह्य तार भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर होती है, और यह पूरी संरचना के ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपको प्लास्टिक आवरण या कुचालक या इंसुलेटर दिखाई दे, इसका मुख्य अर्थ यही है कि ये बेटा कुचालक तार नहीं होगा, ये कुचालक है केवल, ठीक, ये तार नहीं है। यहाँ पे इंसुलेटर का मतलब केवल यही है कि ये विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रभाव को रोके या बहुत हद तक कम कर दे। तो आपने ये तारें बिल्कुल देखी हैं। अगर आपके घर में डीटीएच होगा तो डीटीएच की जो वायर है एक प्रकार की समाक्ष तार भी है। अगर आप लोग और उससे पुरानी चीज़ें देखे होंगे, अगर आपने एंटीना देखा होगा जो पुराने समय में यूज़ होता था, तो उसमें एक ब्लैक तार रहती थी, अगर ये इतनी चौड़ी रहती थी, और इसके एक सिरे से ये तार निकली होती थी और दूसरे सिरे से दूसरी तार, यहाँ से एक तार निकली, यहाँ से दूसरी तार, और इसके पूरे बीच में प्लास्टिक भरा होता था। कारण क्या था? ये प्लास्टिक क्या करता था? दोनों के बीच में चुंबकीय व्यतिकरण को रोकता था। आप लोगों ने नहीं देखी होगी, आज जाइएगा यूट्यूब पे, आप पुराने एंटीना को सर्च करिएगा, टीवी के एंटीना, तो उसमें क्या होता था? कॉपर की तार लगती थी जो एक बार जाती थी एंटीना में लगती थी और दूसरी आकर के टीवी में लगती थी। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी कि चुंबकीय व्यतिकरण को रोक पाएँ, बहुत पतली तार हुआ करती थी। तो ऐसे में क्या होता था, आपने देखा होगा कि जो पुराने टीवी थे वो हल्की से खरखराहट की आवाज़ या आवाज़ और दृश्य का आगे पीछे होने की प्रॉब्लम होती थी। तो ये ट्यूनिंग की भी प्रॉब्लम थी और इस तार की भी प्रॉब्लम थी। तो वर्तमान में इस चीज़ को डायरेक्ट सैटेलाइट से जोड़ करके हल कर दिया गया और एडवांस टेक्नोलॉजी में समाप्त तारे आ गए। ये सस्ता माध्यम है, ये लगभग हर जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु शब्द है प्रकाश, अर्थात तंतु माने है रेशा। प्रकाशिक तंतु अर्थात इस रेशे से क्या है? प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश जब जाएगा तो वास्तव में वो होगा किस रूप में? आइए देखते हैं। प्रकाशिक तंतु को अंग्रेजी में OFC भी बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के किरणों के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कि वहाँ पर तो विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, यहाँ पे प्रकाश की किरणें हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा हो तो अगर आप थोड़ा सा और नए वाले में जाते हैं तो एक जगह कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो तरंगें हैं, जो प्रकाश तरंगें हैं, वो भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं। अर्थात प्रकाश भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पेक्ट्रम का ही एक फॉर्म है। तो प्रकाश चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण रखता है, तो इसके माध्यम से भी डेटा को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो किताबों में नहीं है, कि प्रकाशिक तंतु में जो चुंबकीय तरंगें हैं और जो बाकी की चुंबकीय तरंगें हैं, उन दोनों में डेटा को भेजने और प्राप्त करने की स्पीड में इतना अंतर क्यों? चूंकि प्रकाशिक तंतु में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनका जो कंपन है या एक माध्यम से अगले माध्यम तक, एक माध्यम में एक स्थान से अगले स्थान तक संचरण करने का या विचलन करने का या चलने के जो स्पीड है वो प्रकाश की स्पीड से होता है। इसलिए इसमें जो डेटा है वो लगभग प्रकाश की स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। ओके, तो ये सबसे एडवांस फॉर्मेट है जो यूज़ किया जाता है धरती पर। इस तार में पतले लचीले कांच के रेशे होते हैं और इनको जो हम लोग कोर भी कहते हैं, उपयोग किए जाते हैं, जिसमें डेटा का संचरण होता है। प्रकाश की तंतु मोटी खोल में रखा होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये रहा है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं। ओके, जैसे ये बनाया गया तो इसमें छोटे छोटे कांच के रेशे हैं जिनसे डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अब ये पूरा एक खोल में बंद होता है, ठीक। इस खोल को क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। ये रेशे किसमें बंद है? क्लैडिंग में बंद है। अब इसका भी व्यास होता है, इसका व्यास होता है 62.5 माइक्रोन। अब ये क्या होता है बेटा? बहुत लंबी या दूरी, बहुत अधिक दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं और बहुत छोटी दूरी नापने के लिए हम लोग माइक्रोन का उपयोग करते हैं। बहुत सूक्ष्म दूरी नापने के लिए माइक्रोन से भी छोटी चीज।
माइक्रोन से भी छोटी चीजें होती हैं। अभी के लिए आप लोग केवल इतना ही समझें। आगे देखते हैं। यह कोर ऊपर से प्लास्टिक जैकेट से सुरक्षित होती है। यह कोर ऊपर से प्लास्टिक जैकेट से सुरक्षित होती है। इसका व्यास 125 माइक्रोन होता है। पुनः वही माइक्रोन शब्द, सूक्ष्म दूरी नापने का एक मात्रक। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए। एक भारतीय होने पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल के नरेंद्र सिंह, जिनको हम लोग फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं, ये एक इंडियन साइंटिस्ट के साथ साथ इंग्लैंड में अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे। इनको हम लोग फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे इनका चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे ये इनका कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेतार संचार माध्यम।